अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर और आज़ादी वीक मुबारक हो। जी बिल्कुल, देख रहे हैं जी हम मेरी ये जो सजा हुआ है, सर पे झंडियाँ लगी हुई हैं, ये पूरा पाकिस्तान सजा हुआ है। आप देखिए इस्लामाबाद इतना खूबसूरत लग रहा है, कैसे चरागां हुआ हुआ है, रात के वक्त निकले, दिन के वक्त निकले, झंडियाँ लगी हुई हैं, परचम सजे हुए हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है कि जिस जोशो खरोश के साथ हम लोग इस महीने को, इस वीक को, इस दिन को मनाते हैं, मैं कहती हूँ ये जोश हमेशा कायम रहना चाहिए। और इसी तरह हमें वो कहते हैं ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कि जिस तरह हम इस महीने में, इस दिन में 14 अगस्त को हम एक हो जाते हैं, आई विश कि हम हर रोज़ इसी सोच के साथ उठें और सबसे पहले अपने मुल्क की खुशहाली, उसकी तरक्की के लिए सोचें। तो मुझे लगता है कि अगर इसी जज्बे के साथ हम हर रोज़ चलें, हर महीना इसी तरह सेलिब्रेट करें, इसी तरह सोच कर चलें कि हमने इसी तरह मेहनत करनी है, अपने मुल्क के लिए सोचना है, तो फिर ये मुल्क कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। और नो डाउट कि हम अभी तक मेहनत करें, हमारे मुल्क के लिए काम हो रहा है, तो आज हमारा मुल्क कायम और दायम है। अपने मुल्क के लिए हम बहुत दुआगो हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने शो को मूव ऑन करती हूँ। हमारे साथ जी रिपोर्टर मौजूद है, रिपोर्टर रोज़ न्यूज़ राना उमैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम मैम। जी, पाकिस्तान ने आईएमएफ के हवाले से जो उनकी 5वीं किस्त के हसूल की तैयारियां हैं, जो चल रहा है प्रोसीजर, उसके हवाले से आज हम आपसे रिपोर्ट जानेंगे। क्या शेयर करने वाले हैं? मैम सबसे पहले तो जैसे आपने इस्लामाबाद वेदर की बात की तो बहुत खूबसूरत वेदर है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल हुँ। कैपिटल सेकंड नंबर पे आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर एन्जॉय कर रहे हैं। और सेकंड मैम बिल्कुल आईएमएफ की तरफ से चूँकि हम अच्छा, 37 उमैर साहब यहाँ पर थोड़ा-सा सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा मैं वेदर की, मैं उस वेदर की बात करी थी जो हमारे दिलों में उठा हुआ है अभी। इस्लामाबाद का वेदर तो नो डाउट बहुत खूबसूरत हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि जो झंडियों से सजा हुआ है, जो रात को चरागां हो रहा है, जिस तरह बिल्डिंग सज जाती हैं पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, लोग सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, सब गम, महँगाई का गम भी भूल जाते हैं। तो मैं उस वेदर की भी बात कर रही थी। जी मैम, देखिए बिल्कुल 2 कलर इस वक़्त पूरी इस्लामाबाद में आपको नज़र आएँगे, ग्रीन और रेड। ग्रीन चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब एंड रेड जो है वो टर्की, तो ये 3 जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, ये उसकी सिम्पटम्स भी शो कर रहा है। और बिल्कुल। डेकोरेशन के हवाले से जैसे एक दफ़ा इस दफ़ा एक डिफरेंट होगा, यादगार फ़तह का भी इफ्तिताह होगा जो 14th अगस्त को 13 की नाइट को। तो पूरी फैमिली आएँ, वहाँ पर विज़िट करें, वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, पूरे आईएसपीआर को सपोर्ट करें, पाक आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग हैं तो हम हैं। मैम जैसे आपने आईएमएफ की बात की तो 8 इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने एक्सेप्ट की थी, जो कि 8.4 अरब डॉलर टोटल ये अमाउंट बनती है। तो ये 35 मंथ्स का एक प्रोग्राम था ईएफएफ और आरएसएफ, और ये प्रोग्राम था 28 मंथ्स का। तो पाकिस्तान को 4 एक साथ आखिरी जो किस्त है वो पाकिस्तान को 8 मई बिफोर बजट 2026 को मौसूल हुई थी, जो कि 1.3 अरब डॉलर थी। अब पाकिस्तान के लिए 5वीं किस्त के जो मुज़ाकरात हैं वो शेड्यूल हैं, जो कि ज़राए के मुताबिक नेक्स्ट मंथ सितंबर में आईएमएफ पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इसलिए अब वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। तमाम जो मुतल्लिक़ा वज़ारतें हैं उनकी जानिब से डेटा और अपनी जो रिपोर्ट है वो रेडी रखने का कहा गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान के लिए 5वीं किस्त मंजूर होने के चांसेस भी हैं। ये ईएफएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के तहत तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज़ायद किस्त मिलेगी, और 1 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को आरएसएफ प्रोग्राम के तहत मिलेगी। तो ये अमाउंट टोटल बनती है तकरीबन 1.2 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान के लिए 5वीं किस्त के लिए मंजूर की जाएगी। अब आईएमएफ के साथ किन-किन बातों पर क्या-क्या चीज़ें डिस्कस होंगी वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों के हवाले से तमाम जो मुआशी अहदाफ हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उस पर हुँ। वर्किंग पूरी करने का वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है। स्पेशली जो तवानाई सेक्टर है, क्योंकि उसमें हमारा शॉर्टफॉल भी जा रहा है, 150 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल है, जो कि तवानाई सेक्टर से जा रहा है। तो आईएमएफ की तरफ से तवानाई सेक्टर के शोबे पर
बात की, जैसे बिजली, गैस सेक्टर के हवाले से, ये 3 से 4 शोबे हैं जिस पर ख़ुसूसी आईएमएफ से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत होगी। तो वज़ारत ख़ज़ाना ने अपनी वर्किंग भी कंप्लीट कर ली है, किन-किन शोबों के हवाले से मुज़ाकरात होंगे, वज़ारत ख़ज़ाना से मुलाकातें शेड्यूल हैं, चेयरमैन एफपीआर से हेडक्वार्टर्स का भी दौरा ज़राए के मुताबिक आईएमएफ मिशन कर सकता है। फिर तवानाई सेक्टर से उनकी मुलाकातें होंगी, वज़ीर तवानाई जो अवैस लगारी हैं उनकी तरफ से भी अपनी टीम को तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तैयार रखने का कहा गया है। हदफ एक मुकर्रर किया गया है सही। कि ये चीज़ें हमने आईएमएफ से शेयर करनी है। तो नेक्स्ट मंथ सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली ज़राए के मुताबिक आईएमएफ मिशन पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। ओके, ये पाकिस्तान का दौरा जी मुतवक्को है और इसमें आपने कहा जी $1 अरब 5वीं किस्त की मद में, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से निपटने के लिए तकरीबन $20 करोड़ मिल सकते हैं। तो ये कर्ज़ों पे कर्ज़े लेना क्या ठीक होता है? उमैर साहब आप हमें बताएं। हमें तो समझ नहीं है, आम आवाम को ये जो स्टेट्स होते हैं इनकी इतनी समझ नहीं होती। उनको ये नज़र आ रहा है कि जी जब कोई भी टैक्स लगता है तो पीछे से जो रीज़न होती है वो यही बताई जाती है कि जी आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ है और टैक्स इसलिए बढ़ाया जा रहा है। जैसे पेट्रोल पे देख लें, सबसे ज़्यादा लेवी हम ले रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैम, जैसे कर्ज़ों के हवाले से आपने कहा, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान ने 5 साल में सूद की मद में 45,000 अरब रुपए देने हैं, जो कि साल ये अमाउंट बनती है 9,000 अरब से ज़ायद। जैसे आपने कर्ज़ों की बात की कि कर्ज़े क्यों लेने पड़ते हैं, तो ये हमारा जो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ा हुआ है किस्म का। तो 2024 में आईएमएफ के पास पाकिस्तान गया था, चूँकि हमारी कोशिश यही होती है जो भी गवर्नमेंट आए वो पहले आईएमएफ का हाथ थामे। तो 35 महीनों के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया था। इन 35 महीनों में आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी शराइत के मुताबिक जब लोन देगा, हम किसी भी कंट्री के पास या किसी से भी हम लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी कुछ शराइत रखता है। तो इसीलिए आईएमएफ की तरफ से भी शराइत रखी गई थी वो 35 महीनों की। उसमें टैक्स पॉलिसीज़ भी थी, उसमें टैक्स कलेक्शंस के हवाले से कुछ अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, कुछ रिपोर्ट्स शेयर करनी थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ये तमाम तर शराइत रख के ही आईएमएफ ने ये लोन दिया था। जैसे आपने बात की कि हम लोन की तरफ क्यों जाते हैं, मैम लोन की तरफ हम इसलिए जाते हैं जब हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं हमारे कंट्री के लिए वो वर्किंग नहीं कर रही होती, हमारा जो एक किस्म का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो थोड़ा-सा मिसप्लेस हुआ होता है। तो इसी वजह से हम कर्ज़ों की तरफ जाते हैं और वो कर्ज़े लेकर हम अगर इम्प्लीमेंटेशन भी करें तो उस लिहाज से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ठीक हो सकता है। बट हम पता नहीं इसको शायद ठीक करना नहीं चाहते, या जो इकोनॉमिक हमारा फ्रेमवर्क है वो कर्ज़ों से लेकर कब ठीक होगा। तो 45,000 अरब रुपए हमने सूद की मद में देने हैं, जो कि अगले 5 साल के लिए होंगे। और ये 45,000 अरब रुपए अगर सूद की मद में जाएँगे तो आप देखें कि अगर ये मेडिकल सर्विसेज सेक्टर में लगें या एजुकेशन में लगें या दीगर ज़रूरत की जो फ्रेमवर्क है उस पर लगे, तो ये पाकिस्तान हमारा कहाँ से कहाँ जाए। नहीं, ये बातें तो हम बहुत करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाए, लेकिन वही बात है जैसे आपने भी कहा कि आखिर ये करना नहीं चाहते या ये क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पाकिस्तान की तरक्की होने में अगर जो चीज़ें जो हमें स्ट्रेटजीज समझ आती हैं, एक आम आवाम को आम इंसान को समझ आती हैं, आम पाकिस्तानी को समझ आती हैं, आम आवाम को समझ आती हैं, तो आखिर हमारे हुक्मरानों को कैसे हो सकता है समझ ना आ रही हों? मैम अभी 22 कंपनी ऐसी हैं जो निजकारी का ऑप्शन, जैसे पीआईए ऑलरेडी उसकी निजकारी हो चुकी है। अभी 22 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी निजकारी के लिए सोचा जा रहा है और उसकी ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क 22 कंपनियां जब निजकारी करेगा, जब वो फ़रोख्त करेगा, तो वो कैसा उनका स्ट्रक्चर होगा या कैसी उनकी डाटा एनालाइज़ होगा जब चीज़ें निजकारी की तरफ जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक है वो डिस्टर्ब होती है, तो तभी चीज़ें निजकारी की तरफ जाती हैं। जैसे हमने पीआईए का देखा 1960 में, ये टॉप एयरलाइन थी। जैसे यूरोप के देख लें या फॉरेन लोग देख लें, तो उसमें वो खुशी-खुशी अपना ट्रैवल करते थे पीआईए में। अब आने वाले अरसे में पीआईए को निजकारी की तरफ ले जाया गया और उसको फ़रोख्त किया गया, उसको प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ ले जाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इन 22 जो कंपनियां हैं, अभी ताहाल नाम सामने नहीं आए कि किन-किन चीज़ों पे कितनी निजकारी की जाएगी।
बट आप देखें कितना बड़ा अलमिया है कि 22 कंपनियां एक मुल्क में वो निजकारी होने जा रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उमैर साहब। आपने रिपोर्ट शेयर की आईएमएफ के कर्ज़ों के हवाले से। हमारे साथ जी अभी मौजूद है तलहा अकरम, रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, ईरान में हालिया जंग के बाद एक बहुत बड़ी अस्करी और सिक्योरिटी रद्दो-बदल जो है वो सामने आया है। इस हवाले से क्या रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं? जी बिल्कुल, अभी हालिया दिनों में ईरान में अस्करी और जो सिक्योरिटी रीशफल है वो हमें देखने में मिला है। इंतहाई अहम ओहदों पर जो नए चेहरे हैं वो तयनात किए गए हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामेनेई हैं, उन्होंने अलग अलग अपने अहकामात के ज़रिए मुल्क के जो आला जो इदारे हैं उन पर नई तयनातियाँ की हैं, जिसमें मुल्क के आला तरीन इदारे समेत जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस IRGC और इसकी बहरिया जबकि वसीट ऑर्गेनाइजेशन में नई तकर्रियाँ की गई हैं, जिसमें अगर सबसे पहले बात करें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मोहसिन रज़ाई को इसका सरबराह तयनात किया गया है। ये एक जानी पहचानी शख्सियत के हामिल है। 16 साल तक ये IRGC को कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा ये ईरान की ताकतवर सियासी और आइनी बॉडी एक्सपीडियंसी काउंसिल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इसके साथ इब्राहिम रईसी के दौर में इक्तिसादी उमूर के ये नायब सदर जो है इनको मुकर्रर किया गया था। अलावा अजी ईरान के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें भी मुतादिद बार ये शिरकत कर चुके हैं, तो ये अहम ओहदे पर इनको तयनात किया गया है। ये जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की तकर्री है, ये इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि ये जो इदारा है ये दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार करता है, उसको तरतीब देता है और इसके हवाले से अहम किरदार अदा करता है दाखिली और खारजी उमूर के हवाले से ईरान की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं। जबकि दूसरी तकर्री की कि मेजर जनरल अब्दुल्ला ही की, जो कि जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस इनका हेड जो है, इनको तयनात किया गया है। और ये एक इम्पोर्टेंट अस्करी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो कि आर्टिश और IRGC के दरमियान कोऑर्डिनेशन करती है। ये दो अस्करी विंग हैं ईरान में। IRGC एक नुमाया विंग है जो कि इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अहम किरदार अदा करता है, और जो कि आर्टिश एक तंजीम है, ये ईरान की अस्करी विंग है। तो इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, ये इनका हेड जो है मेजर अब्दुल्ला ही को तयनात किया गया है। और अब्दुल्ला ही की जो तकर्री की गई है, उनको आर्टिश और IRGC की कोऑर्डिनेशन है, उनमें हेड उनको मुकर्रर किया गया। और ये ईरान इराक वार में कमांड कर चुके हैं। IRGC के ये कमांडर रहे हैं और आर्मी ग्राउंड फोर्सेस को भी ये कमांड कर चुके हैं। तो मेजर जनरल स्टाफ अब्दुल्ला ही के साथ इनके जो नायब हैं उनको क्यूमरेट हैदरी को इनका एज अ नायब तकर्रुर उनकी की गई है। इसके अलावा सबसे जो अहम तकर्री है वो है IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसको पासदाराने इनकलाब कहा जाता है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को पासदाराने इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। इनकलाब के बाद ये रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में शामिल हुए थे। उसके बाद इनको मुतअद्दिद जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं। IRGC के ये लंबे अरसे तक ऑलमोस्ट 16 ईयर्स तक ये जो है वो कमांडर रहे हैं। इसके अलावा जो कुदस फोर्सेस है उसको भी ये लीड कर चुके हैं। ईरान इराक वार में भी ये IRGC का जो इंटेलिजेंस विंग है उसको ये लीड कर चुके हैं। और इसके साथ इनके जो नायब हैं, अभी उनकी जो तकर्री मेजर जनरल मुस्तफा आज़दाई जो है वो इनके नायब के तौर पर उनकी तकर्री की गई है। और इस तरह अगर देखा जाए तो IRGC बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने अभी अर्ज की थी कि ये सिक्योरिटी मामलात में अहम रोल प्ले करता है, दिफाई निज़ाम का एक अहम तरीन ईरान के दिफाई निज़ाम का ये हिस्सा है, पॉलिसी स्ट्रक्चर ये तरतीब देते हैं और अस्करी सलाहियतों के साथ साथ इलाकाई सिक्योरिटी जो ईरान की है उसकी जो पॉलिसीज है वो भी ये इदारा शेप करता है। तो ओवरऑल मुल्क की इंटेलिजेंस में, मुल्क की अंदरूनी निज़ाम में, दाखिली उमूर में, खारजी उमूर में, इलाकाई सिक्योरिटी के लिहाज से, हर लिहाज से ये इदारा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और सबसे अहम तकर्री जो है इसलिए मेजर जनरल अहमद वाहिदी की तकर्री को करार दिया जा रहा है। और इसके साथ IRGC की नेवी में भी अहम तकर्री की गई है। रेयर एडमिरल अली ओस्माई को
नया जो सरबराह है IRGC नेवी का, वो उनकी तैनाती की गई है। ये उससे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसका अंदाजा आपको आबनाए हुर्मुज से होगा, क्योंकि जब से हमने देखा 28 फरवरी से ईरान अमेरिका कशीदगी शुरू हुई, हमने आबनाए हुर्मुज को एक ऐसा चौक पॉइंट देखा जिसने दुनिया की माइशत को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। वो ऐसा चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल और गैस जो है वो पास थ्रू होता है। तो आने वाले वक्त में इनकी जो तैनाती है ये बड़ा की रोल प्ले करेगी ईरान और अमेरिका जंग में, जो अभी कंटिन्यू किए हुए है। और अभी इतलाआत ये आ रही है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसकी दुआ भी की जानी चाहिए। और इसके साथ जो आखिरी तकर्री है जिसको सबसे बसीज ऑर्गेनाइजेशन की तकर्री की गई है, हुसैन ताइब को इस बसीज ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। IRGC के इंटेलिजेंस विंग के ये कमांडर रह चुके हैं ईरान इराक वार के दरमियान, और 2022 तक ये IRGC के इंटेलिजेंस विंग के कमांडर रहे हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर अहम जिम्मेदारियां भी ये सर अंजाम दे चुके हैं। तो ये जो बसीज ऑर्गेनाइजेशन है ये ईरान की एक नीम अस्करी और एक रजाकाराना तौर पर जो इसको विंग कहा जा सकते, जो कि ईरान की दाखिली सिक्योरिटी में अहम रोल प्ले करती है। जब कोई डोमेस्टिकली, जिस तरह माजी में हमने देखा जिस दिसंबर 2025 का प्रोटेस्ट था, उसमें इसने काफी ज्यादा की रोल प्ले किया था उसको टैकल करने के लिए। तो इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं ये बसीज ऑर्गेनाइजेशन सर अंजाम देती है। तो ये ओवरऑल जितनी भी तैनातियां हैं, वो जंगी हो, अस्करी हो, इंटेलिजेंस विंग की हो या सिक्योरिटी मामलात की हो, तो उन पर ऐसी शख्सियात को तैनात किया गया जिनके पास तवील जंगी तजुर्बा मौजूद है। तो इससे इसकी अहमियत और ज्यादा उजागर होती है कि जो अभी ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है उसके तनाजुर में ये अहम तकर्रियां की गई हैं, जो कि आने वाले दिनों में इस जंग के दौरान अहम रोल प्ले करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी और अस्करी क़यादत चेंज हुई है ईरान में, इसकी इंपॉर्टेंस आप फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं अब? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस फ्यूचर में जाहिर तौर पर हमें नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी खिते के अंदर, क्योंकि अमेरिका जो था वो इसको इस खिते में दीगर गल्फ रीजन की जो स्टेट्स थी उसको एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखती थी। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई, ईरान अमेरिका जंग, तो उसके बाद हमने देखा कि इन रियासतों का ईरान के ऊपर जो एतमाद है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो मजीद इंक्रीज होता गया। और हम देख रहे हैं कि यही रियासतें दीगर इलाकाई रियासतों के साथ मिलकर अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले साल हमने एक मुआहिदा देखा था, इसी तरह अभी एक और दिफाई और अहम तरीन मुआहिदा देखा है। तो उसके पेश नज़र ईरान में ये सोच जरूर पाई जाती है कि कहीं ना कहीं उसने भी अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, उसने भी अलायंसेस की तरफ जाना है, क्योंकि जब तक आप अलायंसेस की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपनी सिक्योरिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, और उससे भी बढ़कर जब तक आप अपने अंदरूनी मामलात में, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि ईरान की ओवरऑल जितनी भी जो उसकी क़यादत थी, हाँ वो सरकारी क़यादत थी या मिलिट्री क़यादत थी, उसको शहीद कर दिया गया। पिछले साल जब उसके साइंसदानों को शहीद किया गया, दीगर उसकी लीडरशिप को शहीद किया गया था मार्च के अटैक में, जुलाई के अटैक में। लेकिन उसके बाद इस साल जब 28 फरवरी को अटैक होता है तो उसकी बकिया जो लीडरशिप थी उसको भी निशाना बनाया गया था इजराइल और अमेरिका की जानिब से। तो उसके बाद और सबसे बढ़कर इसमें एक और अहम पहलू जो हमें ये नजर आता है कि अभी लीडरशिप चेंज हो चुकी। पहले आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के सुप्रीम कमांडर थे, उनकी अपनी तकर्रियां थी, उनके अपने एतमाद के बंदे थे। लेकिन अभी लीडरशिप चेंज हो चुकी, उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर बन चुके, तो वो ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं जिन पर वो एतमाद साजी कर, जिन पर एतमाद रखते हैं, जो उनकी एतमाद की अहमियत के हामिल है। तो इस तरह की तकर्रियां अब हमें ईरान में देखने में मिल रही हैं, जो कि यकीनन फ्यूचर की सोच को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्ट्स में, खा वो अंदरूनी हो, खारजी हो या ईरान अमेरिका कशीदगी हो, इन फ्यूचर बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच तलहा, आपने रिपोर्ट शेयर की। इस हवाले से टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी, हमें ज्वाइन किया है जूम पे कर्नल मलिक अयूब ऐवान ने, दफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी कर्नल साहब, आज़ादी वीक भी मनाया जा रहा है और पाकिस्तान और कतर की जो सफारती कोशिशें हैं वो भी बहुत तेज़ हो चुकी हैं। अगर हम ईरान के हवाले से देखें तो उनकी अस्करी क़यादत में बड़ी अहम तब्दीलियाँ आई हैं। तो इस हवाले से क्या आज अपना एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये एपिक थ्योरी जो कि जिसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता चलूँ ताकि आपके नाजरीन को जो वे फॉरवर्ड है, जो इरिटेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी आगाही हो सके। बिल्कुल एपिक थ्योरी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने और पेंटागन इसका नाम दिया, प्राइमरीली इट वाज स्टार्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। 28 फ़रवरी को स्टार्ट हुई और इनके जो ऑब्जेक्टिव थे बड़े शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे। और जो वार स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें जब आपने टारगेट कंट्री को एवेल्यूएट किया होता है बिफोर यू गो फॉर ऑफेंसिव, तो आप उससे पहले उसकी प्रॉपर एक एप्रिसिएशन करते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक एप्रिसिएशन होती है जिसके अंदर उस टारगेट कंट्रीज के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है। तो सेम ऑन द सेम अकाउंट पेंटागन ने इसको बड़ा प्रॉपरली एवेल्यूएट किया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ईरानियन ज़ाहिर है अब 47 ईयर से अमेरिका के साथ वो डेगेस्तान पे हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है और उनकी जो वार की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर गहरी नज़र रखती है। सेम हैपेंड एज यू नो कि जब ये वार स्टार्ट हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव अचीव करके इसको कॉल ऑफ कर देंगे, लेकिन ऐसे ना हो सका। और हमने देखा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो तकरीबन 5 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो ये फुल स्केल एयर वार से चल के फ्रेजाइल सीज फायर की तरफ आ चुका है। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम थोड़ा सा एवेल्यूएट करें तो इसमें कन्फ्रंटेशन बार बार होती रही है, अप्स एंड डाउन होते रहे, कभी सीज फायर होता रहा है जो कि बहुत फ्रेजाइल है। एट द मोमेंट भी यही सिचुएशन है, लेकिन इसमें बहुत जो पॉजिटिव इंडिकेटर है वो है डिप्लोमेसी का। ऑल्दो वो बीच में स्टैल्ड हो गई, रुक गई, लेकिन ओवर एंड अबाउट डिप्लोमेसी का जो एक चैनल है वो खुला है और वो ऑप्शन तमाम कंट्रीज़ के लिए है, जिसमें अमेरिका है, जीसीसी है और बाकी जो कन्फ्लिक्टिंग वारिंग नेशंस हैं, इनके दरमियान ये एक रे ऑफ होप इज स्टिल देयर। और पाकिस्तान, एज यू सेड, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ पिवटल रोल। आज भी अगर आप देखें तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ईरान में बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट ईरान के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने एक पीस टॉक की तरफ जाना है और इस वार का जो कल्मिनेशन है वो डायलॉग है। ऑब्वियसली इरिटेंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इरिटेंट्स हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो जो यूएस ने जो अटैक्स किए हैं, लॉन्च, उन्होंने मुख्तलिफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स और मेजर स्ट्राइक्स अगेंस्ट किए हैं और अगेंस्ट IRGC उनका टारगेट था। उसके अलावा न्यूक्लियर के उनका टारगेट थे। जब ये वार स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया और तीसरा उनका लीडरशिप का था। अब इन तीनों टारगेट्स में IRGC ऑब्वियसली IRGC मेन स्टेक होल्डर है ईरान का, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को होल्ड किया हुआ है। तो इस टाइम में उनके जो तीनों टारगेट्स थे अमेरिकन के वार स्टार्ट होने से पहले, तो हम इन नटशेल हम कह सकते हैं कि वो अचीव नहीं हो सके, अदर दैन दैट कि वो उन्होंने सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, तो वो भी लीडरशिप या रिजीम चेंज वो नहीं कर सके। तो ऑन द अदर हैंड जो ईरानी रिस्पांस था वो डेफिनेटली वो हमारे सामने है। उनकी जो मिसाइल्स फतेह सीरीज उसने बहुत पिवटल रोल अदा किया और वो एक एक पोटेंट वेपन के तौर पे वार मशीनरी के तौर पे दुनिया के सामने आया। फिर उनकी ड्रोन्स के जो अबाबिल सीरीज है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, वो भी उनकी इंडिजिनस और कोलैबोरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज उन्होंने बनाया है और वो भी बड़ा इफेक्टिवली इंगेज किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने US बेसिस जो कि GCC में उनको इफेक्टिवली इंगेज किया ईरानियंस ने। इसके अलावा इसराइल के इवन हाइफा तक उन्होंने स्ट्राइक्स की। तो इससे पता चलता है कि ये सिचुएशन जो बनी रही अब तक 5.5 महीने से ऊपर तकरीबन टाइम हो गया है, तो इसमें दोनों कंट्रीज के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पार्शली दे कुडंट अचीव एनी हाउ। इसके बावजूद अभी हम देखते हैं कि इस पूरे जो बैकग्राउंड है, अप्रैल के अंदर हमने देखा कि बड़ी लेंथी टॉक्स हुई इस्लामाबाद में हुई। 11-12 अप्रैल हमें याद है कि बहुत एक होपफुल सिचुएशन बनी और पाकिस्तान ने बड़ा पिवटल रोल अदा किया। फिर जून में ड्राफ्ट भी बन गया, MOU इस्लामाबाद भी साइन हो गया और उसके बाद फिर रीजनल अटैक्स में इंटेंसिफाई हो गए।
और वो 13 नाइट्स के जो अटैक्स थे ईरान के ऊपर, वो भी बहुत एक इरिटेटिव के तौर पे सामने है, जिसमें इसराइल का बड़ा अहम रोल है पूरे सिनेरियो में। स्पॉइलर का जो रोल है, हम बार बार कह रहे हैं, वो बिल्कुल प्रूव कर रहा है, हर आए दिन वो अपने स्पॉइलर का जो है वो रोल प्रूव कर। जुलाई में भी हमने देखा कि ये एस्केलेशन हुई और इसके अंदर भी प्रॉब्लम हुई है, और बड़ा बड़ा टफ एक मंथ था ईरान के लिए भी, और यूएस वार मशीनरी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि उनके रिजर्व जो है वो यूज़ हो रहे थे, उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके बैलिस्टिक मिसाइल का जो इशू था वो भी चल रहा था, उनकी डेफिशिएंसी का इशू भी चल रहा था। उनकी सबसे बड़ी बात कि जब आप वार इंगेज करते हैं और आपके डिज़ायर्ड जो आपने रिसीव किया होता है ड्यूरेशन, उससे जब वो प्रोलॉन्ग कर जाती है तो आपके लॉजिस्टिक के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली ये हुआ अमेरिका के साथ। इवन अमेरिकन न्यूज़पेपर के अंदर, मीडिया के अंदर और थिंक टैंक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये पॉइंट हाईलाइट किया कि अमेरिका की जो इस वक्त जो वार सिचुएशन है उसके अंदर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डिप्लोरेबल हो रही है और इनके रिजर्व बहुत रैपिडली नीचे आ रहे हैं। देखिए, जो भी वार, जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, उसके बावजूद उसने अपना एक जीएस रिजर्व मेंटेन करना होता है, वो जीएस रिजर्व उसका नीचे आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी हुई है, और जिसकी वजह से जो अब इस वक्त डी एस्केलेटेड सिचुएशन है उसमें एक वन ऑफ द रीज़न है। हम देखते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बिल्कुल चल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कतर के साथ, हमने चाइना के साथ, हमने टर्किया के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके हम बहुत वे फॉरवर्ड पे जा रहे हैं और बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री सिवाय स्पॉइलर इजराइल या इंडिया, इनके अलावा कोई भी नहीं चाहता कि ये बार आगे जाए। उसकी वजह ऑब्वियस है, इकोनॉमिक रीजंस हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है वर्ल्ड के अंदर, उधर बादुल मंदेब है जो कि रेड सी के ऊपर है, वो भी ईरानियन प्रॉक्सी के पास है। तो ये दोनों जो चौक पॉइंट्स है जहाँ से 45% ऑयल रिजर्व्स दुनिया को जा रहे हैं, द मोमेंट इनके अंदर जो भी सिचुएशन डेवलप होती है, फौरी तौर पे ब्रेंट ऑयल की ट्रेडिंग महंगी होना शुरू हो जाएगी। आज भी 89 प्लस है। तो ये इस तरह की सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान फिर भी मायूस नहीं है, दुनिया भी मायूस नहीं है। पाकिस्तान का जो रोल है, दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो उसने प्रेज ना किया हो। हमारे फील्ड मार्शल की एफर्ट्स दुनिया टेंजिबल टर्म में इसको प्रेज कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, हमारी पॉलिटिकल जो जितनी लीडरशिप है उनकी। इसके अलावा भी आज के एज आई सेड कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पूरी एफर्ट में है कि ईरानियन लीडरशिप को, स्पेशली उनके हार्ड लाइनर्स को कन्विंस किया जाए और जो उनके 14 पॉइंट्स हैं उसमें लचक दिखाई जाए, और इनकी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको केपिंग की जाए और सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ईरानियंस का, वो कहते हैं कि हम इसमें से एक ड्रॉप भी आगे नहीं जाने देंगे जब तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसमें थोड़ा लचक दिखानी पड़ेगी ईरानियन नेशन को। ईरानियंस हैव प्लेड अ वंडरफुल सो फार, और उनकी जो रेजिलियंस है वो पूरी दुनिया के सामने है। हम देख रहे हैं कि वो नेशन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ज़्यादा यूनाइटेड हो गई है। जो कि मुसैद की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दे वर थिंकिंग कि ईरानियन नेशन को हम डिवाइड कर देंगे, हम इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वो ऐसे ना कर सके। रादर ये साउथ ईरान और नॉर्थ ईरान के दरमियान जो एक एक सिचुएशन का एक लोग परसीव कर रहे थे वो नहीं बनी, रादर वो यूनाइटेड हो गए और बहुत ऐसे तरीके से वो उनकी लीडरशिप उनको यूनाइटेड की हुई है। हर रोज़ उनके प्रोसेशन निकलते हैं और वो सॉलिडारिटी अपनी IRGC के साथ शो कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप के साथ शो कर रहे हैं, और उनकी जितनी भी डैमेजेस हुई हैं, मतलब देखिए अब एक सुपर पावर आपकी कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है। 5.5 महीने तकरीबन हो चुके हैं और आए दिन आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रिपल डाउन हो रही हैं। ट्रेड के ऊपर आपकी पाबंदी है, ऑयल जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इस सारी सिचुएशन में जो सर्वाइवल की जंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ईरानियन नेशन ने ये हमें दिखाया है कि जैसे भी हालात हो वो सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत बिफिटिंग मैनर में ईरान ने तो कर्नल साहब, ईरान ने तो जो है वो पूरी दुनिया के सामने मनवा दिया है कि वो नाकाबिले शिकस्त ताकत है।
वो बड़ी सख्त, उसने अपने आप को एक सख्त कौम के तौर पर और एक नाकाबिले शिकस्त ताकत के तौर पर ख़ुद को मनवा लिया है, क्योंकि वो डट कर अभी भी खड़े हुए हैं और कहीं से भी वो, बल्कि एक तरह से तो अभी आपके सामने भी वो खबर आई होगी जो ट्रंप को जो है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो खुफिया तौर पर जहाज़ तक ले जाया गया था डर से, वो कैटरिंग कंटेनर के उसमें। और इसके साथ जो है ट्रंप के हवाले से अगर बात करें तो वो एक नई मुश्किल में भी फंस गए हैं जी। उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ है। ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने ईरान की जो बात की, दुनिया कह रही है, पूरी जो वर्ल्ड के एनालिस्ट हैं, जो टॉप लेवल के एनालिस्ट हैं, वो ईरानियन रेजिलियंस को, ईरानियन डिफेंस को और ईरानियन जो रिस्पांस है उसको प्रेज कर रहे हैं। उसकी वजह देखिए, इस पूरे सिनेरियो में कौन अग्रेसर है? वो अमेरिका और इजराइल अग्रेसर है। आपको याद होगा 28 फर्स्ट लाइट के ऊपर जब अटैक्स ईरान के ऊपर स्टार्ट हुए तो ईरान ने उस वक्त भी IRGC ने अपना डिफेंसिव पोस्चर शो किया और IRGC ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी बताया, उनके प्रेसिडेंट ने भी बताया, बाकी तालिबाफ ने भी बताया कि हम जो भी रिस्पांस दे रहे हैं वो हम डिफेंस में दे रहे हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त उसके अगेंस्ट, जो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट लेवल पे उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आ रही हैं, उसके अगेंस्ट केसेस लॉन्च हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मेरी एक और एक थिंकिंग है कि माइट इज़ वेल कि आफ्टर सम टाइम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के अगेंस्ट जो वार क्राइम्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं और ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केसेस दायर होंगे। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया को देख लें, आप प्रिंट मीडिया को देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, उस पर आ रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बुरी सिचुएशन में ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है और उसके पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने जो एक पिक्चर पेंट की थी, एक बड़ी विन विन सिचुएशन की पिक्चर पेंट की थी डोनाल्ड ट्रंप को, और बताया था कि चूंकि ईरान के पास जो इस वक्त वार स्टेमिना है वो चंद दिनों की बात है, हम जब मल्टी डायरेक्शनल इसके ऊपर अटैक्स करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, ईरान ने एक बहुत एक स्ट्रांग डिफेंस के तौर पे अपने पोस्टर शो किया और रिटेलिएट भी किया। और एज ए सेड कि उनकी जो वार मशीनरी है वो इंडिजिनस है, उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कीमत कम है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर उसका ज़्यादा ड्रेनेज नहीं है एज कम्पेयर टू अमेरिका एंड इजराइल। तो ये इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप जिस सिचुएशन में, क्योटिक सिचुएशन में फंस चुके हैं, और इस तरह नेतन्याहू को भी आपको पता है कि वो भी अपनी मैसेज को अभी वो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था वो उस वादा वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। ईरान की जो आप बात करें, IRGC की, उनकी इंटेलिजेंस सपोर्ट्स की, उनकी आप देखें, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, सुपर पावर है, वो जब पॉइंट A से पॉइंट B एक जगह से मूव करता है, एक फोरम पे वो मीटिंग पे जाता है, तो वो ही स्टिल अफ्रेड ऑफ कि ईरानियन कोई ऐसा अटैक ना उसके ऊपर कर दे, या कोई मिसाइल या कोई ड्रोन या कोई ऐसा ना कर दे कि उसको लाइफ जो है ना वो थ्रेट नजर आ रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो एयरफोर्स 1 में जाता है, जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एयरप्लेन है, जिसके अंदर सेफेस्ट ट्रैवलिंग है, उसको इस्तेमाल करता है, उसका रिस्क नहीं लेता कि चूँकि उसे ईरान से इस चीज़ का डर है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान, जिसको वो समझ रहे थे कि हम विद इन कपल ऑफ डेज इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको हम उड़ा देंगे और ईरान ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, उल्टा उनको अपने डिफेंस की भी परेशानी शुरू हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि नंबर 1 है सिक्योरिटी के हिसाब से दुनिया में, जिसकी ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी है, जिसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, पेंटागन है, उसका पूरा एक एयरफोर्स 1 का एज आई सेड, उनकी जो ट्रैवलिंग की जो आइटिनरी है उसको इस तरीके से एवेल्यूएट किया जाता है और CIA इंश्योर करती है कि जब वो पॉइंट A से पॉइंट B मूव करता है तो वो फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी है कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा अटैक ना हो जाए कि उसकी लाइफ को खतरा हो। अब ये सारी स्टेट, इसके पीछे एक पूरा एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है कि चूंकि ईरान के ऊपर इस तरीके से अटैक करना, इस तरीके से एग्रेशन करना किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। अब देखिए,
इससे पहले भी प्रेसिडेंट ओबामा ने एफर्ट की और वो बहुत हद तक 2015 की बात है, तो ऑलमोस्ट 9 साल वो एक सिचुएशन चलती रही। और अगर हम देखें तो इस पूरे सिचुएशन में इसको एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता था। अब ईरान के उनके साथ जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उस पहला प्रॉब्लम है उनके न्यूक्लियर के ऊपर ऑलरेडी ईरानी लीडरशिप तैयार हो गई थी कि हम अपने प्रोग्राम को कीपिंग करेंगे। जो उनकी यूरेनियम है, जो रिच यूरेनियम है 2500 kg रिपोर्टेडली है, जिसमें 450 सुप्रीम लेवल किया है जो कि रिफाइंड है, तो उसके ऊपर भी बात हो सकती थी, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती थी। पाकिस्तान ने बहुत हद तक इसके ऊपर काम कर लिया था, जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स थे उन्होंने भी काम कर लिया था, और ये भी सिचुएशन जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो सकती थी। दूसरा इरिटेंट जो था वो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर देखें, जो 28 फैब से पहले की स्टेट है उसमें इसको रिवर्स किया जा सकता था अगर ये नेवल ब्लॉकेड, यूएस की तरफ से नेवल ब्लॉकेड है, यूएस की तरफ से जो इरिटेंट है, यूएस की तरफ से जो एक पोस्चर है, बार बार थ्रेट करने का एक जो कल्चर है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए मुहर किया जाता तो स्टेट ऑफ हॉर्मस भी बहुत बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। अब आप देखें ओमान के साथ अब ईरानियन एग्रीमेंट इज ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज। स्टेट ऑफ हॉर्मस के दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, तो ये दोनों आपस में बहुत बेहतर तरीके से इनका वे फॉरवर्ड चल रहा है, और मे बी विद इन कपल ऑफ डेज की एक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि उनका आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें, जब ओमान के साथ हो सकता था स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर, तो ये तो आप देखें अमेरिका के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर डील करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। दूसरा इरिटेटिव ये था, और तीसरा इरिटेटिव जो था, ईरान 25 बिलियन के करीब जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो एमओयू जब साइन हुआ था तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम उसको अनफ्रीज करेंगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। देखिए उसके बाद ईरानियंस के अंदर जो ईरानियन नेशन है वो भी रेडी हो गई कि हम इस वार को ख़त्म हो जाएगी, और वो भी उनकी स्टेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और उनके जो इंडिकेटर्स हैं लाइफ बेटर लाइफ लिविंग के, वो बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद भी एक माहौल बन गया था, लेकिन उसको भी जब हमने देखा कि उसको भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी जिद के अंदर आके बार बार धमकियों की वजह से उस होप को भी डिमिनिश कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, और वो भी होप आगे चलेगी। अब ये 3 पॉइंट्स वो हैं जो कि डूएबल हैं, और मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ एनालिस्ट की मैं देखता रहता हूँ एनालिसिस, वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त बिल्कुल विन विन सिचुएशन में है। ईरान को प्रोलॉन्ग करने में वार को कोई परेशानी नहीं है, वेयर इज अमेरिकन को परेशानी है, प्रॉब्लम है उनका इस वक्त भी। अब देखिए पेंटागन में उनकी जो ब्रीफिंग्स हैं, जो वार के ऊपर ब्रीफिंग्स होती हैं, वो आज बाई आज चल रही हैं, ताकि जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो एवेल्यूएट की जाए और ईरान के साथ एक डूएबल एग्रीमेंट के ऊपर जाया जाए। अब आप देखिए, आप इस इकोनॉमिक कंडीशन को अगर देखते हैं तो आपने बिल्कुल जो आइडेंटिफाई किया, इस वक्त हमारी कोई और हेडवे नहीं है सिवाय इसके कि ये एग्रीमेंट हो, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिप्लोरेबल है, वर्ल्ड सफ़र कर रही है, दुनिया के तमाम लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और जो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर कोई रिफ्ट क्रिएट होती है, कोई प्रोजेक्टाइल किसी वेसल के ऊपर आता है, तो फौरी तौर पे ब्रेंट ऑयल की ट्रेडिंग बढ़ जाती है। उस टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर भी है, मिडल ईस्ट के ऊपर भी है, यूरोपियन के ऊपर भी है। देखिए LNG भी आ रही है वहाँ से, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आ रही है, फर्टिलाइजर्स आ रही हैं, और बहुत सी लाइफ जो ट्रेडिंग हो रही है मुख्तलिफ आइटम्स की वहाँ से हो रही है। और जब हमने देखा कि बाबुल मंडेब के इलाके में, रेड सी के इलाके में जब ईरानियन प्रॉक्सी ने एक्टिव होना शुरू किया, तो वो भी दुनिया का 25% उधर से निकल के जाता है। तो ये सारी क्या सारी इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम जाते हैं तो जो इस वक्त क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट में है। लोगों का जो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, और इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन है वो प्राइस हाइक की तरफ जा रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट दुनिया की इकॉनमी के ऊपर हो रहा है। और हम देखें कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब भी वारिंग नेशन एंगेज होती है एक दूसरे के खिलाफ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लेशन तो है ही है, इवन अमेरिका का जो कि
बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है, उनके इन्फ्लेशन के ऊपर भी डेंट पड़ा हुआ है, उनके इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन में जाना है, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पाकिस्तान दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान का अब देखिए ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कर लेना एक बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन है। अमेरिका इससे फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि पाकिस्तान एज अ मिडिल पावर राइज कर गया है। इस वक्त दुनिया में अगर किसी की नज़र राइजिंग ऑफ मिडिल पावर के जो एक डॉक्ट्राइन है वो है पाकिस्तान, क्लासिकली उसके अंदर फिट इन होता है। अब टर्की हमारे साथ मिला है और सऊदी अरब ऑलरेडी हमारे साथ है। अब इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम था जो मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि अमेरिका की जो थिंक टैंक्स के अंदर या उनकी जो उनका एक पेंटागन का कंसर्न था कि वो था ईरान को यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पावर नहीं होने देना, उनका ये फिलॉसफी थी जिसको इजराइल बैकअप में था। अब देखें कि अगर हम ये कहते हैं थ्योरेटिकली कि ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे डिफेंस हो गया है सऊदी अरब का, टर्किया का और पाकिस्तान का ऑफकोर्स, और ये ऐसा एग्रीमेंट है, ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट एक ऐसी क्लासिकल एग्जांपल है कि जो प्योरली ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, इसका एग्रेसिव डिज़ाइन तो हो ही नहीं सकते, ये प्योरली किसी भी इस एरिया में मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को लोकल जो राइजिंग पावर्स हैं तीनों ये इसको रोक सकते हैं। अगर आप माजी में जाएं तो एक RCD हुआ करता था, एक जो पैक्ट था जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और टर्किया शामिल थे, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एग्रीमेंट था। अगरचे वो उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस थी, डिफेंस के एस्पेक्ट्स कम थे, मगर ये जो है इसका नाम ही डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट है। अब ये जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है जो मक्का में साइन हुआ है, इसकी बहुत पॉजिटिविटीज आने वाली हैं। और इसका जो एज आई सेड जो अमेरिका का कंसर्न है कि ईरानियन यहाँ पे बहुत सुपर पावर बन जाएंगे, मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, ऐसी स्टेट नहीं बनेगी। और पाकिस्तान चूँकि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा हैंड इन ग्लव हो चुका है, ईरानियंस ऑलरेडी हमारे ब्रदरहुड है उनके साथ, तो पाकिस्तान, टर्किया और सऊदी अरब का कार्ड इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इसके अंदर पीस टॉक्स हो सकती हैं। जी मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने एनालिसिस किया है एज़ यूजुअल, जैसे आप हमेशा करते हैं। और वही बात है, इस सारे एनालिसिस से हम सब का पर्पज़ यही होता है, मकसद यही है और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये जो है अमन मुआहदे से ये मसाइल जो हैं हल हो सकें ग्लोबली, और पाकिस्तान जिस तरह से अपना लोहा मनवा रहा है इसी तरह मनवाता रहे। इसके साथ ही जी टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जी उस्मान हैं, लिबास डिज़ाइनर हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद इरफान एक्सपर्ट हैं हेयर ट्रीटमेंट के। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो सबसे पहले उस्मान साहब आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि कैसे, क्योंकि मोस्टली जो फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी, हमने ख़वातीन को ज़्यादा देखा इस फील्ड में, मर्द हजरात भी हैं लेकिन कम आते हैं, बहुत कम होता है। तो आपके इस फील्ड में आने के पीछे क्या रीजंस थी? रीज़न शुरू से ही यानी कि बचपन से ही शौक था ड्रेसिंग का। अच्छा। तो टीवी में मॉडल एक्टर्स को देखते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम इस चीज़ का स्कोप बहुत कम था। तो फिर बस उस एक फील्ड थी, पहले एक और फील्ड को चुना, पहले कहा कि भाई जो है वकील के लिए, लॉयर का था स्टार्टअप के, वहाँ से कर। तो फिर वालिद साहब ने कहा ये फील्ड इतनी कोई अच्छी नहीं है। फिर मुझे इस चीज़ का था कि चलो यार मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है, फैमिली में कोई भी इवेंट्स होने मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ करने, सब कुछ करना। तो फिर इस चीज़ को मैंने तकरीबन आज से 10 साल पहले इस फील्ड को चुना। उस टाइम इतना स्कोप नहीं था। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान साहब आपकी तरफ भी आते हैं, आप हेयर ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं। तो ये क्या आप डर्माटोलॉजिस्ट से इंस्पायर थे? आपने कोई घर में आपने कोई बालों की कोई हिकमत, वो कहते हैं ना, कोई ऐसा ऑयल बनाया, या किस तरह से ख्याल आया कि मैं ये काम करूं और इसी फील्ड में जाऊं? बस मेरा शौक था ये काम करना, और मुझे बालों से काफ़ी लगन है, और इस वजह से मैं इस काम में दिल लगाया और मैंने ये काम बाखूबी अंजाम दिया। किस तरह से करते हैं आप हेयर ट्रीटमेंट? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लॉन्च करूंगा अपना ऑयल। अच्छा, ऑयल लॉन्च करने वाले हैं? और इंशाल्लाह इसके टॉपिक पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो विरासती होते हैं बाल, कुछ को जेनेटिक होता है। जी विरासत में मिलते हैं कि वो शुरू में जिस तरह वालिदैन के होते हैं उसी तरह बच्चों के भी आगे होते हैं। और कुछ होते हैं डिप्रेशन की वजह से गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का होना, बालों की केयर ना करना,
हार्मोन्स का गैर मतवाजन होना, आलूदगी का होना और पानी का गैर ज़रूरी, वो भी बालों को नुकसान देता है। तो इसमें क्या आप अभी रेकमेंड करेंगे, क्योंकि अभी ख़वातीन भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं जी, अभी वेकेशंस चल रही हैं, तो आप बताएं कि ये किस तरह से हम अपनी हेयर ट्रीटमेंट बेटर कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि हम अपने बालों की केयर करें, जितनी केयर करेंगे उतने अच्छे रहेंगे। वो केयर क्या है, वही पूछना चाह रहे हैं। केयर यही है कि हम घर में बैठे, आजकल लोग करते क्या, नेट से देख लेते हैं, गैर मेयारी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, नेट से टोटके देख के इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बालों को डैमेज करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आपकी एक्सपर्टीज क्या ट्रीटमेंट देती है? मेरी एक्सपर्ट यही चीज़ है कि घर में आप मेथी दाना लें, अच्छा मेथी दाना, अलसी लें, कलवंजी लें, अच्छा, उनको आप एक एक चम्मच लेके पानी में भिगो दें, रात को आप भिगो दें, सुबह को आप सीरम समझ के बालों में लगाएं। अच्छा, वो जो उसमें ग्रेन्स होंगे उनका क्या करें, उनको स्ट्रेन कर लें? वो आप छान लें किसी से। ठीक हो गया। तो वो पानी जब आप बालों में लगाएंगे, ये तो बहुत इजी है जी, तो इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद फिर ये पकाएं, फिर ऑयल को ये करें वो करें, आपने पानी में सिंपल सीरम बना दिया। जी, सीरम बना के आप बाल लगाएंगे, जिनके बाल कम भी हैं वो भी आएंगे, और जिनके गिरते हैं वो भी रुक जाएंगे। और दूसरा लेकिन इसको ओवरनाइट आपने सोक करना है। जी, दूसरा हल इसका ये है कि सरसों का ऑयल अगर आप लेते हैं, आप हाफ केजी ले लें, उसमें 50-50 ग्राम आप यही 3 चीजें डाल लें, मेथी दाना, कलवंजी और अलसी, इनको आप पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पक जाए आप इससे मसाज करें अपने बालों का। यानी कि ऑयल में पकाना जरूरी है। और वैसे सेरम वाला आइडिया जो है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इजी टू। जी, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए इजी है, लेकिन दोनों से फर्क सेम आएगा। जी, सेम आएगा। क्या बात है जी। अब हम उस्मान साहब की तरफ आते हैं जी। आखिर फैशन डिजाइनिंग की बात हो और खवातीन जो हैं वो सबर उनमें होता नहीं, उसके बारे में जानने से पहले मुझे बताएं आजकल कौन से कलर्स हैं जो इन हैं और क्या डिजाइनिंग है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम कि जब हमारी मदर्स होती थी या हमारे मदर्स कहती थी कि जी ये वाला फैशन आया है, या फिर एक टाइम था कि वाकई में एक ट्रेंड आता था और वो बहुत ज्यादा चलता था। अब समझ ही नहीं आती ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि अब जिसका जो दिल चाहता है, मैंने देखा है वही डिजाइनिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत कोई एक चीज ज्यादा वायरल हो जाती है, लेकिन सब मिक्सअप चल रहा है। तो अभी इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वैसे तो अभी देखा जाए कि जैसे अब स्प्रिंग समर स्टार्ट होगा, स्प्रिंग सीजन, तो कलर्स देखे जाए तो ज़्यादा जो गर्ल्स है, जैसे टीनेजर्स है या यूनिवर्सिटीज़ फेलो है गर्ल्स है, वो मतलब लाइट कलर्स को चुनाव ज़्यादा करते हैं। जैसे पेस्टल कलर्स हो गए, पिंक हो गया, पीच कलर हो गया, इसके अलावा लाइलिक कलर हो गया, इस टाइप के कलर्स, लाइट न्यूड कलर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और फैशन अभी देखें 90s का फैशन दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे लॉन्ग शर्ट्स थी, नीचे फर्शी शरारा गरारा, वो चीज़ है, उस चीज़ को देखें। और अगर कैजुअली देखा जाए तो लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही है, फर्शी शलवार भी चल रही है, सब चल तो रहा है। डिफरेंट जो है, डिफरेंट वे से जो भी जिसको जैसा कैरी करना पसंद है वो वैसे कर रहा है। तो आप जैसे इस मौसम में आप ज़्यादातर ख़वातीन के कपड़ों की डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है आपकी बुटीक पे कि मर्द हजरात की भी? ख़वातीन की। अच्छा, आप ख़वातीन की करते हैं, तो इसमें तो बहुत वैरायटी होती है। तो किस तरह की ज़्यादा आप काम करते हैं? फॉर्मल ज़्यादा होता है या इनफॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस पे ज़्यादा? कैजुअल पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मल हम मेक टू ऑर्डर भी करते हैं, रेडीवेयर भी हमने कुछ बना के रखे हुए भी हैं। तो कैजुअली ये है कि जो गर्ल्स वगैरह होती है, यूनिवर्सिटी गोइंग होती है, वो हमारे पास ज़्यादा जो है आती हैं, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कैजुअल ड्रेसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो फॉर्मल का तो ये होता है कोई इवेंट आएगा तो फिर ख़वातीन पहनेंगी। शादियों के सीज़न में जो होता है, तो आप उस पे फॉर्मल ड्रेसेस का जो काम होता है वो कितने अर्से से पहले एक खातून को जो है ऑर्डर दे देना चाहिए? क्योंकि बहुत इशू आता है जी, हमारा टाइम पे नहीं बना या इवेंट था और वो टाइम पे हमारा रेडी नहीं हुआ। अगर तो आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये जो हाथ का काम है या हैंड वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग वर्क होता है, तो कम से कम तकरीबन 1.5 माह पहले अगर आप देते हैं तो आपको ईजीली जो है वो चीज़ विद इन 30 to 40 डेज आपको डिलीवर हो जाती है।
हो जाती क्योंकि पीछे और भी मेक टू ऑर्डर्स काफ़ी काम हो रहे होते हैं, तो फिर अगर कोई अर्जेंटली आता है तो फिर हमें उसको भी फोकस करना पड़ता है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स वगैरह होते हैं। ये चीज़ है। सही। तो आप अपने वर्कर्स से खुद बनवाते हैं हर हमारा चीज़ सब का? कुछ, हमारी प्रोडक्शन सब कुछ अपनी है, हम खुद बनाते हैं। जबरदस्त। यानी कि दोनों आप कैटेगरीज में काम करते हैं, फॉर्मल में भी और कैजुअल में भी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, और कस्टम मेड होता है या फिर इसको उस तरह से आप करते हैं कि जी नहीं बना हुआ है, रेडी टू वेयर? नहीं, कस्टमर अगर एक चीज़ बनी हुई है, वो कहते हैं हमें कलर्स चाहिए या किसी को फिटिंग सेट नहीं आती, तो उसको हम बना भी देते हैं अगर टाइम हो तो। ये चीज़ है। अच्छा जी, इरफान साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल जो केयर करने का टाइम है वो कम हो गया है, चाहे वो ख़वातीन हो मर्द हजरात हों, लेकिन जितना टाइम कम हो गया उतना ही फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे, आप देखें एस्थेटिक क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं, बहुत काम हो रहा है, आए दिन नए नए लॉन्चेस हो रही हैं ब्रांड की, ऑयल्स की, कॉस्मेटिक्स की। लेकिन जितना आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुछ किसी हद तक आप उसको कॉप अप कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जैसे पहले। वही बात एक देसी तरीक़ों से, जैसे अभी भी आपने बताया, ऑर्गेनिक वे में हम ट्रीटमेंट करते थे और फिर वो बाल जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहते थे। तो अभी अगर हम शुरू करते हैं जी, टीन एज से शुरू कर लेते हैं इस कैटेगरी को, ये जो हेयर ट्रीटमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या वो आप रिकमेंडेशंस हैं जो आप देना चाहते हैं हर एज के, चाहे वो 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक हों, फिर 30 से 40 ईयर्स तक की ख़वातीन हों, फिर 40 से 50, आप इसमें मर्द हजरात भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप ओवरऑल एक ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, आपने बात की है कि टाइम तो आज के दौर में किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो बेहतर हाल यही है कि आप गैर मियारी चीज़ों से बचें। आप घर में पंसारी से चीज़ें ले आएँ। अच्छा। उससे आपके बाल मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। वो क्या चीज़ है? आंवला, रेठा, सिकाकाई और धनिया, ये चारों आयल आप किसी पंसारी से ले। टाइम ही तो नहीं है, आप कह रहे हैं ये चीजें लें और आप पंसारी से तो ला सकते हैं ना, वो अपने घर में आप लेके रख लें। अच्छा। तो जब वो घर में आप रख लेंगे, उनको एक मकदार में मिक्स कर लें। अच्छा। तो जब मिक्स करके आप यूज करेंगे, 5 मिनट या 7 मिनट आप यूज करें, उसके बाद सर वॉश करें। ये कहना आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन पे पास, हाँ कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं बालों पे, नो डाउट अभी भी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से करने से बाल मजबूत होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, शैम्पुओं से बच जाएंगे आप, कलर से बच जाएंगे। ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे बाल इंशाल्लाह मजबूत होंगे आपके। दूसरा इसका हल, अगर ये नहीं तो आप अंसारी से दूसरी लें, आंवला और रेठा, इसको आप घर में ग्राइंड कर लें, उसको पीस के पानी में हल्की मकदार में मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद आप वो लगाएं, उससे आपके बाल जो है ना वाइट होना भी बंद हो जाएंगे। अच्छा। दूसरी चीज़ है मुरब्बा हरीर, वो आप सुबह 3 दाने निहार मुँह खा लें। जो बाल हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन दोबारा अब और नहीं वाइट आएंगे। अच्छा। ये चीजें करने से इंशाल्लाह काफी। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन इन चीज़ों से तो बहुत दूर है और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा आप प्रोडक्ट ले आएं जिसमें ये सारी चीजें और हम यूज कर सकें। तो उस्मान साहब, आपके पास कभी कोई ट्रबलिंग कस्टमर आया हो कि जी ये कैसा रंग दे दिया, ये मैंने कहा था तो ये क्या बना दिया, तो कैसे हैंडल करते हैं? बहुत से आते हैं ख़वातीन, आपको पता है इन चीज़ों में तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। या आपने वो काम किया हो जो ईद आई और फिर ड्रेस जो है वो बना नहीं, या फिर किसी का किसी को दे दी और किसी का किसी को ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि ऐसे बहुत सी ख़वातीन आती है, जैसे आप कह रहे कि कलर कुछ दिखाया था, मोस्टली ख़वातीन के पास पिक्चर्स होती है कि फ़ोन में पिक्चर्स दिखा दी भी हमें ये कलर चाहिए। जो स्क्रीन की कलर होता है, जो ओरिजिनल कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब आपके फ़ोन का कलर अलग आएगा स्क्रीन में, मेरे फ़ोन में अलग आएगा, ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। तो इसलिए हम फिर ये चीज़ करते हैं कि हम सैम्पलिंग रख लेते हैं, उसके कलर्स के अकॉर्डिंग सैंपल दिखाते थे, भाई ये कलर आपका हम रेडी करेंगे। क्योंकि स्टार्ट में तो बहुत सी ये चीज़ें हमने जो है देखी हैं, लेकिन ये शुक्र है आप यूज टू हो गए। ठीक है, तो इसको आप जो कलर्स हैं और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज होती हैं या काम होता है, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए, एक ड्रेस डिज़ाइन होने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपने फैब्रिक भी अच्छा लेना है, आपने एम्ब्रॉयडरी के जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए, फिर उसके भी बहुत सारी एक वैरायटी होती है उसमें एम्ब्रॉयडरी में। तो ये सारा प्रोसीजर, आपके पास कोई टीम है, आपके अपनी वर्कशॉप्स हैं, क्या है?
बिल्कुल टीम वर्क है प्रॉपर। टीम जैसे वर्क है। फैब्रिकेशंस होती है, जब फैब्रिक है वो मैं खुद चूज करता हूँ, बताता अच्छा हूँ यानी कि भाई आप हर चीज हाँ, अपने अंडर उसमें अंडर रखें, मैनेज क्योंकि करते हैं। फैब्रिक मेन चीज़ फैब्रिक है। अगर फैब्रिक आपका क्वालिटी में अच्छा होगा तो उसके ऊपर अगर आप एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं तो उसकी जो बेस है वो बड़ी अच्छी यानी कि निकल कर आएगी। थ्रेड वर्क होता है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेसिंग होती है, उसके बाद फिर आपका अगर हैंड वर्क है तो अड्डे वर्क पे जाता है फिर काम। तो मतलब सही। ये एक लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद स्टिचिंग यूनिट में आता है, फिर स्टिचिंग होगा, फिर हम सैम्पलिंग के लिए कस्टमर को बुलाते हैं कि भाई अगर आपका ड्रेस है तो आप ट्राई करें, कहीं से फिटिंग का इशू होता है, कुछ भी कोई इशू होता है तो उसी टाइम वो सॉल्व आउट हो। क्योंकि एंड पे जब अगर कस्टमर लेने आता है फॉर एग्जांपल समटाइम वो कहता है भाई ये कट अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके पास टाइम भी नहीं होता। मोस्टली हमारे कस्टमर दूर दूर से भी आते हैं, तो ये चीज़ हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पहले से बुला के हर चीज़ चेक करके उसको दें ताकि नेक्स्ट भी वो हमारे पास आए। हम कस्टमर को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। दैट्स गुड ना। कस्टमर के साथ आजकल अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो वो बार बार आएगा, और अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं उसको, अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं। अच्छा रेंज, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? क्योंकि आजकल जिस तरह वो समझ नहीं आ रही ना कि फैशन क्या चल रहा है, इस तरह प्राइसेस की कुछ समझ नहीं आती। जिसका दिल चाहता है वो 2 लाख में भी बेच रहा है, जिसका दिल चाहता है वो 5,000 में भी बेच रहा है, जिसका दिल चाहता है वो 50,000 में भी। हमारी जो प्राइस है ना आजकल तो ब्रांड्स का थोड़ा सा ये चल गया, लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए चीज़। लेकिन देखिए क्वालिटी का फर्क तो होता है। अच्छे ब्रांड और अच्छे डिजाइनर की जो फैब्रिक क्वालिटी होती है ना, जो उसका कट्स होते हैं, जो उसकी स्टिचिंग की सफाई होती है, वो आपको कहीं और नजर नहीं आती। लेकिन ये कि मेरा भी जो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि उस टाइम ब्रांड्स थे कम थे, कंपटीशन, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि भी ब्रांड्स के लेवल का काम दें और उससे हाफ प्राइस पे दें, क्योंकि मोस्टली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मोस्टली लड़कियां आती है जो है डिफरेंट ब्रांड्स के लहंगे देख रही हैं, डिफरेंट देख रही है, तो हम उसको बताते हैं एडजस्ट करके उनकी प्राइस रेंज के मुताबिक चीज़ों को बना के देते हैं, ताकि वो भी अगर उनका कोई बिग डे है तो उसमें पहले उनको इस चीज़ का ये ना हो, रिग्रेट ना हो कि भाई हमने ये चीज़ देखी थी हमें नहीं मिली। तो उसमें बेशुमार क्वालिटी आ जाती है। आप एम्ब्रॉयडरी के साथ एम्बेलिशमेंट करवा ले, हैंड वर्क अगर आपके नहीं है इतना बजट, तो ये चीज़ें हम कस्टमर को बताते हैं। टेलर जो है ना, जो अच्छी स्टिचिंग करता है उसके ही रेट्स इतने आए, वो नॉर्मल एक ड्रेस की स्टिचिंग जो है वो इतनी हाई लेता है। लेकिन ये कि हमारे रेट्स हमने मार्केट के लिहाज से बहुत रीजनेबल रखे कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। दैट्स गुड। अच्छा इरफान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने भी डिप्रेशन की भी बात की, आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है मोस्टली जो होता है इस वजह से, यानी कि दूसरी कोई डेफिशिएंसीज हो गई, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बाल बहुत गिरते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या रेकमेंड करते हैं? इसके बारे में मतलब इस सिचुएशन में आप हेयर ट्रीटमेंट में क्या रेकमेंड करते हैं? क्या डाइट होनी चाहिए जो बालों के लिए अच्छी है? डाइट यही है कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, पानी की ज़्यादा मकदार रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरा बाकी इंशाल्लाह अनकरीब ऑयल लॉन्च करने वाला हूँ मैं। अच्छा। तो उससे इंशाल्लाह ये सारे फ़ायदे मिलेंगे, बाल गिरना भी बंद होंगे, वाइट होना भी बंद होंगे, और जिनके गिर चुके हैं वो भी इंशाल्लाह आएंगे। चले जी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी जब मेरे पास वो ऑयल आएगा और मैं यूज़ करूंगी सच में, तो तभी मैं रिव्यू दे पाऊंगी कि ये कैसा इन्होंने ऑयल लॉन्च किया। क्योंकि अ लॉट ऑफ ऑयल्स इन मार्केट के लोग लॉन्च कर रहे हैं और कुछ के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कुछ के नहीं। मुझे लगता है कि ये डिपेंड भी करता है कि किस स्किन पे वो सूट कर रहे हैं, किन बालों में वो सूट कर रहे हैं। आजकल ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल ही सूट नहीं करता, उनको ऑलिव ऑयल ज़्यादा सूट कर रहा होता है, या कोकोनट ऑयल उनको ज़्यादा सूट कर रहा होता है। वो मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो उनके बाल बड़े ऑयली और उस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें सूट नहीं किया। हालांकि मस्टर्ड ऑयल जो होता था वो देयर वाज अ टाइम के नानियाँ दादियाँ जो थी वो यूज़ करती थी। अब ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत से लोगों को वो सूट कर रहा होता है। तो आई थिंक आजकल हमारी डाइट आई थिंक ऐसी है, या कुछ ऐसे रीजंस हैं कि हर स्किन पे डिफरेंट ऑयल जो है वो सूटेबल होते हैं। ये हमारी यंग जनरेशन आजकल अगर आप देखें फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस है, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे बहुत कम हो गया है। तो ये चीज़ बाल आप दोनों के बहुत अच्छे हैं, आप भी फैशन डिजाइनर हैं, तो आप बताएं उस्मान साहब आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं बालों? मैं जो है मोस्टली वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग करता हूँ। अच्छा करते हैं? ये देखें ये बड़ी बात जो है कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह 3 ऑयल हमने यानी कि रखे हुए हैं घर में मिक्स करके। तो है कि रात को यानी कि वेडनेसडे या थर्सडे नाइट लगा लिया, फ्राइडे फिर ये भी अच्छा आइडिया कि 3 ऑयल्स रख लिए, तीनों को मिक्स किया और लगा। आप ये भी कर सकते हैं ना, हफ्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा भी लगा लेंगे बेहतर है। एक अंडा ले लें, उसमें 2 चम्मच दही डाल लें। अंडे भी सूट नहीं करते, स्मेल ही खत्म इतनी स्मेल होती है कि वो जाती नहीं है। कोकोनट ऑयल उसमें डाल लेना, 1.5 चम्मच उसमें कोकोनट ऑयल डाल। बेचारा कोकोनट ऑयल क्या करेगा उसमें, जब अंडे की स्मेल नहीं आएगी फिर
पर ये जो आप टोटके बता रहे हैं ना, ये मुश्किल ही लग रहा है। कुछ भी होता है। और उसके बाद इतना शैम्पू इस्तेमाल करना, इतना शैम्पू के वो पता नहीं कहाँ जाएगा। नहीं, गैर मयारी शैम्पू इस्तेमाल ना करें, अच्छा शैम्पू अच्छा भी करेंगे लेकिन वो अंडे का असर हमने रहने नहीं देना। तो ये अच्छा, आपसे उस्मान साहब जानेंगे कि आजकल वैसे कौन सा कलर है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस मौसम में, क्योंकि मौसम वाकई में नो डाउट बहुत अच्छा है, मानसून चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी जो ज़्यादा चल रहा है ना, अभी आजकल जो सिल्क और जॉर्जेट कस्टमर बड़ा प्रेफर करता है। इतनी हब्स, इतनी ह्यूमिडिटी है नहीं, अभी जो आप देखें ना, मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है। सिल्क वगैरह जो भी आई है वो बिल्कुल लाइट वेट है, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉटन सिल्क जिसे कहते हैं। अगर आपने इंडोर कोई इवेंट करना है तो फिर ठीक है, बट अदरवाइज इट्स वेरी हॉट कि अगर आप बाहर। जो जॉर्जेट भी आई हुई है, ब्रीथेबल आई है, क्योंकि पहले होता था कि जॉर्जेट जैसे अबाया के लिए होती थी, लेकिन अब काफी इसमें ना क्वालिटीज आ गई है। अच्छा। तो अब वो चीज कस्टमर बड़ी प्रेफर करते हैं। ज्यादा न्यूड कलर्स ही मोस्टली हम बनाते हैं, पेस्टल कलर्स उसके कलेक्शन के अंदर, जैसे हमारा हो गया पीच कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, एप्पल ग्रीन हो गया, मिंट ग्रीन हो गया, इस टाइप के कलर्स जो है कस्टमर बड़ी प्रेफर करता है। अच्छा, अभी मुझे जी मैसेज आया है कि आखिर मर्द हजरात के लिए क्या करते हैं, उनके लिए भी कुछ डिजाइनिंग अच्छी कर लें। जो आता है वो कहता है जी खवातीन के लिए लिबास की उनकी डिजाइनिंग। मर्द हजरात के लिए भी हमारे पास कलेक्शन होती है, लेकिन ये कि मर्द के जो है ना मेंस के मखसूस कलर्स होते हैं कि वो हमने बस रेडी किए हुए हैं, क्योंकि इतना होता नहीं है मेंस का। हालांकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मैन वेयर बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। और जो शौकीन लोग हैं ना, जो वो वाकई में बाहर जाते हैं, फिर अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से वो ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वैरायटी नहीं है। यहाँ पर भी हमारे भी अपने पाकिस्तानी डिज़ाइनर ऐसे होने चाहिए जो इसके लिए करें। कुछ है जो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप जैसे एज इवेंट पे हम काम करते हैं, जैसे किसी की मेहंदी इवेंट है, बारात है, ढोलकी है, या कवाली नाइट्स है, उसमें हम जो है बड़ा यानी कि वर्क करते हैं कस्टमर्स के लिए। और जो है वैसे जो है शलवार कमीज हमारा जो है सिंपल ही होता है मोस्टली, या मेक टू ऑर्डर हम बना के देते हैं। फैब्रिक हमने रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कलर्स बनवाना चाहिए। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, और इरफान साहब आप भी यही कहेंगे कि जी बालों को भी अकॉर्डिंगली ही लेकर चलना चाहिए कि उसको आप बिल्कुल खामोश बैठे, हमने कहा आपसे भी पूछे कि लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे। वाकई में डाइट के हवाले से हमारा जंक फूड और ये चीज़ें जो है नो डाउट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बालों पे, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, फ्रूट होना चाहिए अपनी जो डाइट के लिए। फ्रूट जो है ना वो बेहतर है, बाकी ये ड्राई फ्रूट भी बेहतर है। थैंक यू। इन चीज़ों से बचना चाहिए, जो फास्ट फूड है जितनी कम हो उतनी बेहतर है। थैंक यू सो मच इरफान साहब एंड उस्मान साहब, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज। जी आपने जिस तरह देखा आज के शो में, और आज मैं यही कहूँगी कि ये मिट्टी सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उन ख्वाबों की ताबीर है जो कुर्बानियों के चिरागों से रोशन हुए। तो आज दिल से कहें जी सारे हम मिलके, क्योंकि आज़ादी वीक चल रहा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।